क्या टॉपिक रहेगा आज का? एड्स। एड्स के बारे में पढ़ते हैं। क्लियर? वी ऑल आर नो दैट एड्स इज़ वर्ल्ड वाइड डिजीज़। ठीक है, पूरे संसार में एड्स के पेशेंट मिल जाएंगे। एड्स बहुत खतरनाक बीमारी होती है, हम सबको मालूम है, इसका कोई इलाज नहीं है, लाइलाज है। क्लियर? ये सब कॉमन चीज़ हो गई। एड्स होता कैसे है, HIV वायरस कैसे काम करता है, इसके बारे में हम जानेंगे। क्लियर? अच्छा, बहुत से लोग कन्फ्यूज रहते हैं, उनको लगता है कि एड्स और HIV सेम चीज़ है, एक ही चीज़ है। ऐसा नहीं है। एड्स एक बीमारी है, एड्स क्या है, एक डिसऑर्डर है, और HIV वो वायरस है जो इस डिसऑर्डर को कॉज कर रहा है। क्लियर? अगर एड्स की बात करें, एड्स क्या है, एक डिसऑर्डर है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स इज स्टैंड फॉर एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। डिफिशियंसी मतलब कमी, सिंड्रोम मतलब ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर। ठीक है, एड्स के केस में कुछ स्पेसिफिक नहीं होगा। क्या होगा कि जैसे छोटे छोटे डिसऑर्डर होते हैं, कॉमन कोल्ड हुआ, कफ हुआ, जॉइंटिस, कॉन्स्टिपेशन, ये सारी चीज़ें अगर किसी इंसान को हो जा रही हैं जो एड्स का पेशेंट है, तो क्या होगा, ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो ठीक नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि बॉडी के अंदर जो इम्यून सिस्टम है उसको क्या करता है, ये सप्रेस कर देता है, खत्म कर देता है। बॉडी के अंदर हेल्पर टी सेल्स जो होती हैं, हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स, उनको क्या करता है, खत्म कर देता है इसका वायरस। और उस वायरस को बोलते हैं HIV वायरस। जो वायरस एड्स कॉज कराता है उसको क्या बोलते हैं, HIV वायरस, रिट्रो वायरस आप लोगों ने देखा होगा, रिट्रो वायरस लिखा हुआ। क्लियर? अच्छा, वायरस का जो अलग अलग ग्रुप है, तो उसी में से एक ग्रुप है रिट्रोवायरस, और इसी रिट्रोवायरस ग्रुप का एक मेंबर है कौन, HIV। HIV क्या है, रिट्रोवायरस ग्रुप का एक मेंबर है। क्लियर? अच्छा, बात करते हैं एड्स के बारे में। 1981 में फर्स्ट केस एड्स का वर्ल्ड में आया था। 1981 में बात करें अपने इंडिया की तो 1986, ठीक है, 1986 में क्या हुआ था, फर्स्ट केस एड्स का आया था। कहाँ पे, चेन्नई में। चेन्नई में फर्स्ट केस एड्स का इंडिया में आया था 1986, 1986 में। क्लियर? अच्छा, बात करें कि सबसे ज़्यादा एड्स वर्ल्ड में कहाँ पे होता है, तो साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका में सबसे ज़्यादा केसेस वर्ल्ड में आते हैं। ठीक, अपना इंडिया भी पीछे नहीं है, तीसरे नंबर पे अपना इंडिया है, थर्ड पोजीशन पे है अपना इंडिया एड्स के केस में। 2.1 मिलियन केसेस इंडिया में अब तक आ चुके हैं। 2.1 मिलियन केस अपने इंडिया में। ठीक, अकॉर्डिंग टू NCERT पिछले 25 सालों में 25 मिलियन केसेस एड्स के आए हैं वर्ल्ड में। NCERT के अकॉर्डिंग वर्ल्ड में 25 मिलियन केसेस 25 सालों में आए हैं। लेकिन बात करें अब तक की, क्लियर, बात करें अब तक की, क्योंकि NCERT बोल रही है 1981 से लेकर के उसके बाद से 25 साल तक, लेकिन अगर अब तक की बात करें, 2020 तक की बात करें, तो 38 मिलियन केसेस एड्स के अब तक आ चुके हैं। क्लियर? अच्छा, बात करें एड्स होता कैसे है, ठीक है, तो मोटा मोटा समझेंगे अगर, तो बॉडी का फ्लूइड, किसी एक एड्स के पेशेंट के बॉडी का फ्लूइड दूसरे अनइन्फेक्टेड पर्सन में अगर चला गया, किसी नॉर्मल पर्सन में चला गया, तो एड्स होता है। वो फ्लूइड्स स्लाइवा भी हो सकता है, वो फ्लूइड्स ब्लड भी हो सकता है, सीमन भी हो सकता है। तो बॉडी का एक फ्लूइड, ठीक है, बॉडी का फ्लूइड का ट्रांसफर होने की वजह से क्या होता है, एड्स होता है। क्लियर? किसी एड्स के पेशेंट के साथ में बैठने से, खाने से, खेलने से, पढ़ने से एड्स नहीं होता है। कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी को एड्स है तो ऐसा नहीं उसको समाज से बाहर कर दो, समाज से बाहर नहीं करना चाहिए उसके साथ, और उसको जबकि और अच्छे से उसके साथ ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि उसको एड्स हो गया तो उसका डेथ तो फिक्स हो गया। एड्स होने के बाद में डेथ तो फिक्स हो गया। अब वो तो लक पे डिपेंड करता है कि किसका, कोई जल्दी डेथ कर जा रहा है, कोई काफ़ी टाइम में डेथ कर रहा है। अभी हम बताएंगे, उससे प्रूफ होगा कि एक्चुअल में ऐसा क्यों होता है कि किसी का डेथ जल्दी होता है, किसी का बहुत टाइम लगता है। क्लियर? लेकिन कभी भी एड्स के पेशेंट को सोसाइटी से बाहर नहीं करना चाहिए। क्लियर? अच्छा, कैसे फैलता है एड्स? बॉडी के फ्लूइड के ट्रांसफर होने से। ठीक, जैसे कि हॉस्पिटल में सिरिंज को यूज किया गया, निडल को यूज किया गया, किसी पर्सन में यूज किया गया, उसको मान लो एड्स था, ठीक है, उसी सिरिंज को, उसी को क्या किया गया, किसी नॉर्मल पर्सन से भी यूज कर लिया गया, क्या हो गया, एड्स हो जाएगा उसको भी, नॉर्मल पर्सन को भी। अच्छा, बात करें ब्लड ट्रांसफर में, किसी को ब्लड की जरूरत पड़ी, ब्लड लिया, जिससे ब्लड लिया उसको मान लो एड्स है, तो नॉर्मल पर्सन को भी क्या हो जाएगा, एड्स हो जाएगा। मल्टीपल सेक्स पार्टनर, बहुत से ऐसे पर्सन होते हैं मल्टीपल सेक्स पार्टनर रखते हैं, तो उनमें भी एड्स के होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। ठीक है, अनप्रोटेक्टेड कोइटस से भी क्या होता है, एड्स होता है। अच्छा, किसी मदर को अगर एड्स है तो उसके बच्चे को क्या एड्स होगा, बिल्कुल। अगर मदर को एड्स है तो उसका होने वाला जो बच्चा है उसको भी एड्स हो जाता है, क्योंकि मदर से, माँ से बच्चे का कनेक्शन होता है थ्रू द प्लासेंटा। प्लासेंटा के थ्रू क्या होगा, HIV वायरस ट्रांसफर हो जाएगा, माँ से किस में चला जाएगा, बच्चे में चला जाएगा, और एट द टाइम ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है, फीटस को भी एड्स हो जाएगा।
ठीक, तो एड्स ऐसे फैलता है। कैसे बच सकते हैं? तो जिससे ये फैलता है उसी से बच भी सकते हैं। जैसे ब्लड ट्रांसफ़र होने की वजह से एड्स हुआ, तो ब्लड ट्रांसफ़र होने से पूरी तरीके से चेकिंग करा ली जाए तो बचा जा सकता है। नीडल से हुआ तो नया नीडल हमेशा यूज करें तो बचा जा सकता है। क्लियर? सेक्स से हुआ तो सेक्स को अवॉइड करके या प्रोटेक्टेड सेक्स करके बचा जा सकता है बाय द यूज ऑफ कॉन्डोम। क्लियर? अच्छा, आप समझते हैं कि HIV वायरस कैसे वर्क करता है। क्लियर? ठीक। अच्छा, वायरस है, मान लीजिए ये एक वायरस है, इसके अंदर क्या होगा? इसका जेनेटिक मटेरियल होगा। मान लीजिए जेनेटिक मटेरियल है। अच्छा, इसको क्या बोलेंगे? प्रोटीन कोड। और ये क्या है? जेनेटिक मटेरियल। क्या होगा? RNA। क्लियर? ये एक किसी ह्यूमन का सेल है। क्या ये ह्यूमन का सेल है? हमको मालूम है ह्यूमन का जो सेल होता है, सेल के बीच में न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस में क्या होते हैं? जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं, DNA। अरे क्रोमोसोम होता है ना, वही बात कर रहे हैं। तो जेनेटिक मटेरियल होता है DNA। अब ये वायरस HIV का वायरस आया और ह्यूमन के सेल से अटैच होने के बाद में क्या करेगा कि इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है उसको ह्यूमन के सेल में ट्रांसफ़र कर देगा। हमको मालूम है कि ह्यूमन के सेल के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो होता है DNA, और ये क्या है? RNA। अब इसको ह्यूमन के जेनेटिक मटेरियल के साथ बाइंड करना है। क्यों बाइंड करना है? बाइंड करने के बाद में ही रेप्लिकेशन होगा, क्योंकि हमको मालूम है जो DNA होता है वो रेप्लिकेट करता है। याद करो सेंट्रल डोग्मा जेनेटिक्स, ठीक है? DNA से DNA बनता है, रेप्लिकेशन बोलते हैं। DNA से RNA बनेगा, ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे। RNA से प्रोटीन बनेगा। क्या बोल देंगे इसको? ट्रांसलेशन बोल देंगे। DNA से RNA बनने को ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, तो RNA से DNA बनने को क्या बोल देंगे? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोल देंगे? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और DNA से RNA बनने में जो एंजाइम यूज होता है, एंजाइम वर्क करता है, उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। तो RNA से DNA बनने में जो एंजाइम यूज होगा उसको क्या बोलेंगे? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। इतना क्लियर हुआ? अच्छा, अब ये RNA को इसके साथ बाइंड करना है, लेकिन RNA DNA के साथ तब तक बाइंड नहीं कर पाएगा जब तक RNA कन्वर्ट ना हो जाए किसमें? DNA में। तो RNA को DNA में कन्वर्ट होने के लिए क्या करना पड़ेगा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के हेल्प से क्या होगा? RNA जो है वो DNA में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम जो है वो क्या करेगा कि ये जो जेनेटिक मटेरियल था किसका? RNA का, वायरस का RNA, वो क्या होगा? अब कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? DNA में। और ये DNA में कन्वर्ट होने के बाद में ये बाइंड कर जाएगा किसके साथ? ह्यूमन जीनोम के साथ। अब जब ये ह्यूमन जीनोम के साथ में बाइंड कर जाएगा, ह्यूमन जीनोम के साथ में बाइंड कर जाएगा तो रेप्लिकेशन प्रोसेस होगा। DNA से DNA बनेंगे। रेप्लिकेशन प्रोसेस जब ह्यूमन का जीनोम, याद करो सेल डिवीजन में S में DNA पर सेल क्या होता है? डबल हो जाता है। जब DNA यहाँ ह्यूमन का डबल होगा तो साथ ही साथ कौन लगा हुआ है? HIV का जीनोम जो है वो यहाँ पे लगा हुआ, उसका जेनेटिक मटेरियल भी इसके साथ लगा हुआ है। तो अब क्या होगा कि ये भी क्या करेगा? साथ ही साथ डिवाइड कर जाएगा। जब ह्यूमन का DNA डिवाइड कर रहा है, बढ़ रहा है नंबर में, तो साथ ही साथ ये भी बढ़ जाएगा। बढ़ते बढ़ते क्या हो जाएगा? जब इनका नंबर ज़्यादा होगा तो न्यूक्लियस से क्या होंगे? ये निकल आएंगे। ठीक है, क्या होंगे? न्यूक्लियस से निकल आएंगे। अभी हमने देखा कि जेनेटिक मटेरियल कितना था? सिंगल नंबर में था। अब जेनेटिक मटेरियल कितने हो गए? बढ़ गए, ज़्यादा हो गए। इसीलिए तो ह्यूमन के जीनोम को यूज कर रहा है। HIV का वायरस जो है, HIV वायरस, वो अपने जीनोम को किस लिए यूज़ कर रहा है? अपने नंबर को बढ़ाने के लिए यूज़ कर रहा है। जब नंबर खूब बढ़ा लेगा तभी तो बॉडी पे अच्छे से अटैक कर पाएगा। अब क्या होगा? नंबर जो है यहाँ पे वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। बूझा कि नहीं बूझा? इतना बूझा? नंबर बढ़ने के बाद में क्या होगा? जो प्रोटीन कोड, यहाँ पे जो प्रोटीन कोड था वो डिसअपियर हो गया था, फिर से क्या होगा? प्रोटीन कोड अपीयर हो जाएगा और यहाँ पे वायरस के पार्टिकल्स जो है वो अपने नंबर को बढ़ा लेंगे और कई सारे वायरस के पार्टिकल्स यहाँ पे बन के तैयार हो जाएंगे। अब ये फिर रेडी हो गए। जैसे कि यहाँ पे अब क्या करेंगे? दूसरे जो अनइन्फेक्टेड सेल्स हैं उनको क्या करेंगे? इन्फेक्ट करने का काम करेंगे। सेल के बाहर निकलेंगे और किसी अनदर सेल को क्या करेंगे? अनदर सेल जो कि इन्फेक्टेड नहीं है उनको क्या करने का काम करेंगे? इन्फेक्ट करेंगे। ठीक है, यही प्रोसेस क्या होगा? रिपीट होगा। अब बात आती है, हमने आप लोगों से बताया था कुछ लोगों की डेथ एड्स होने के बाद कुछ ही मंथ में हो जाती है, कुछ लोगों की डेथ एड्स होने के बाद होती ही नहीं है, नॉर्मल लाइफ अपना जी जाते हैं, 70 साल 80 साल जी जाते हैं। ये वजह यही है सिर्फ, जितनी जल्दी रेप्लिकेशन होके और जो नंबर है वायरस का, HIV वायरस का, वो बढ़ जाएगा उतनी जल्दी डेथ हो जाएगी। और जितने स्लो रेट से होगा, जितनी जल्दी नहीं बढ़ पाएगा उतना ही ज़्यादा टाइम लग जाएगा किसी भी पेशेंट की डेथ, एड्स के पेशेंट की डेथ होने में।
क्लियर। जितनी जल्दी रेप्लिकेशन होगा उतनी जल्दी नंबर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। नंबर बढ़ जाएगा तो दूसरे सेल्स को भी इन्फेक्ट उतनी जल्दी कर देंगे, जितनी जल्दी दूसरे सेल को इन्फेक्ट कर देंगे उतनी ही जल्दी क्या होगा कि बॉडी के अंदर जो टी लिम्फोसाइट्स है, टी लिम्फोसाइट हेल्पर टी सेल्स जिसे बोलते हैं, वो क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। जितना ज़्यादा नंबर उतनी जल्दी हेल्पर टी सेल खत्म, और जितनी जल्दी हेल्पर टी सेल खत्म उतनी जल्दी क्या हो जाएगा, एड्स। और एड्स जितनी जल्दी हो गया, ठीक है, हेल्पर टी सेल्स क्या हो गए, खत्म हो गए, उसके बाद में क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगी। हेल्पर टी सेल्स खत्म होने में जितना टाइम लगेगा उतना ही ज़्यादा उस इंसान की, उस पेशेंट की लाइफ है जो वो बढ़ती रहेगी। अगर जल्दी खत्म हो गया तो जल्दी डेथ कर जाएगा, अगर टाइम लग गया तो जल्दी डेथ नहीं करेगा। ठीक है, समझ में आया इतनी चीज़ें। फिर से रिपीट करते हैं। HIV का वायरस, प्रोटीन कोड बाहर रह गया, जीनोम को सेल के अंदर आने के बाद में आरएनए जो है वो डीएनए में ट्रांसफर होगा। क्यों? क्योंकि ह्यूमन का जीनोम जो है वो डीएनए है, डीएनए के साथ बाइंड कर पाएगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होगा। ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की वजह से डीएनए में ट्रांसफर होगा, डीएनए ट्रांसफर होने के बाद डीएनए के साथ बाइंड करेगा, बाइंड करने के बाद क्रिस्टल फॉर्म में बना वायरस के क्रिस्टल्स बना लेंगे। वायरस के बहुत सारे क्रिस्टल बनने के बाद में क्या होगा कि जो अनइन्फेक्टेड सेल्स हैं, दूसरे सेल्स हैं, उनको जाकर इन्फेक्ट करेंगे और ये प्रोसेस रिपीट होगा। अब देखो, एक से मान लेते हैं 3 ही बना, 1 से 3 बना, अब 3 से ये जाएगा और बनाएगा, 3 से 9 बनाएगा, 9 से और जाएगा, अलग अलग सेल्स को। इससे क्या होगा, इसका नंबर जो है वो बढ़ता चला जाएगा। क्लियर? तो ये है वायरस, HIV वायरस। और एड्स कॉज करता है कौन, HIV वायरस। अब बात आती है कि कैसे पता चलेगा किसी को एड्स है या फिर नहीं है। इसके लिए एक टेस्ट होता है, उस टेस्ट को बोलते हैं एलाइजा टेस्ट, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एस्से, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एस्से। इस टेस्ट की हेल्प से क्या होता है, पता चल जाता है कि किसी इंसान को एड्स है या फिर नहीं है। ठीक, आई होप आप लोगों को एड्स, HIV, एलाइजा क्लियर हो गया होगा। अच्छा, एक बात और बताते हैं, इसका इलाज तो है नहीं, कोई ड्रग्स तो है नहीं, बट क्या होता है कि जैसे रिट्रोवायरस की वजह से हो रहा है, तो एंटी रिट्रोवायरल ड्रग्स जो अवेलेबल है मार्केट में, उनकी वजह से क्या होता है, एड्स के पेशेंट को उसको दिया जाता है। वो एंटी रिट्रोवायरल ड्रग्स जो होते हैं वो क्या करते हैं कि मौत को तो नहीं टाल सकते, मौत तो होना ही है, बट ये कुछ टाइम बढ़ा देते हैं। जो रेप्लिकेशन का प्रोसेस थोड़ा सा स्लो हो जाता है, थोड़ा धीरे धीरे बढ़ने लगता है, तो इंसान को जहाँ 10 साल में मरना था हो सकता है 12 साल में मरे, थोड़ा सा लाइफ टाइम जो है वो बढ़ जाएगा, लेकिन मौत को नहीं टाल सकते हैं। अच्छा, दवा वगैरह तो है नहीं, तो क्या, कैसे? गवर्नमेंट का तो काम है कि पब्लिक को सेफ्टी देना। तो गवर्नमेंट क्या काम करती है कि NGO चलाती है, बहुत से गवर्नमेंटेड NGO भी चलते हैं और बहुत से नॉन गवर्नमेंटेड NGO भी अपने इंडिया में भी बात करें अगर तो चल रहे हैं। वो लोग क्या काम करते हैं, लोगों को एजुकेट करते हैं, अवेयर कराते हैं एड्स से, कि एड्स कैसे कैसे हो सकता है, किन किन चीज़ों से दूर रहना चाहिए, क्या क्या अवॉइड करना चाहिए, कैसे एड्स से बचा जा सकता है। क्लियर? ये सारी चीज़ें अवेयरनेस का काम क्या करती हैं गवर्नमेंटेड एंड नॉन गवर्नमेंटेड NGO जो हैं इंडिया में या फिर वर्ल्ड में। WHO की बात करेंगे अगर, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वो भी ऐसे ही बहुत सारे वर्क कर रहा है वर्ल्ड वाइड लेवल पे, जिससे कि क्या करते हैं, लोगों को अवेयर कराते हैं कि एड्स से ऐसे बचा जा सकता है, जो कि हमने पहले ही बता रखा है कि एड्स से कैसे बचा जा सकता है। जो एड्स होने का रीज़न है, जो कारण है जिसकी वजह से एड्स होता है, उसी की वजह से बचा जा सकता है अगर उन सब चीज़ों को क्या करें, हम अवॉइड कर दें। आई होप आप लोगों को एड्स अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।